तो नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी टुडे। आज हम लोग शुरू करते हैं अभी उपनिषद के ऊपर अपने अगले पार्ट को। हम लोगों ने आज बात करनी है 12, 13 और 14 पर आज या कल, बट वी विल टॉक अबाउट 12, 13, 14। इन 3 मंत्रों पे हम बात करेंगे 12, 13, 14 पर। हमने पिछले हफ्ते 9, 10, 11 इनको कंप्लीट किया है। अब ये यजुर्वेद से थोड़ी इसकी अरेंजमेंट अलग है, इसलिए ये समझकर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो ऋषि उपनिषद के हैं उन्होंने अपने तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि हमने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। यजुर्वेद में ये 9वां मंत्र है, 9th, और यहाँ पर ये 12वां है, 12th। अब जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ मंत्रों में, पिछले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या के बारे में देखा था, जो हमने उसमें पढ़ा था या समझा था कि अविद्या और विद्या दोनों की बातें इन मंत्रों में एग्जैक्टली वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज। मतलब ये है कि इवन द वर्ड्स यूज्ड आर द सेम वर्ड्स आर यूज्ड और सेम बातें उसी कॉन्सेप्ट से इसको समझाया गया है, उसी तरह से जैसे कि विद्या और अविद्या को समझाया गया था। इवन द वर्ड्स आर सेम, मंत्रों के शब्द भी सब एक ही हैं। अब यहाँ पर विद्या और अविद्या में हमने ये समझा था कि विद्यमान वस्तुएं जो सदा विद्यमान रहती हैं, हमेशा परमानेंटली होंगी, थी और रहेंगी, उनको हम विद्यमान कहते हैं। और अविद्यमान जो भी चीज निर्मित होती है, प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, वो बिगड़ती भी है। तो वो सब चीजें अविद्यमान की कैटेगरी में हमने समझी थी। तो विद्यमान वस्तुओं की जो ज्ञान है वो विद्या है, और अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान अविद्या है, ये हमने समझा। अविद्या और विद्या दोनों की जरूरत है बैलेंस्ड लाइफ, एक को लेकर कोई नहीं चल सकता, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी हमने उसमें समझा था। और उसमें एक बात और ये भी समझी थी हमने कि अविद्या को पार करना, समझना, स्टडी करना, उसके साथ अटैच नहीं होना, उसमें को अपना मोह नहीं लगाना, उसमें अहंकार नहीं लगाना, इन सब चीजों से पार होना अविद्या वाली वस्तुओं से ज्यादा कठिन है, और वो बहुत कठिन है। और जब वो पार हो जाएगा तो विद्या अपने आप ही जगह पाकर अंदर आना शुरू कर देगी, अंतर्मन में आनी शुरू हो जाएगी, ये भी हमने समझा था। अब नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। थोड़े ध्यान की जरूरत है, थोड़ी अटेंशन की जरूरत है, ये थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। जो 12 और 13 हैं, ये दोनों छोटे मंत्र हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी छोटी है, और 14 जो है वो इलेबोरेट है। 12 और 13 को समझने के लिए 14 को समझना बहुत जरूरी है, तभी सब खुल के सामने आएगा। लेकिन हमने 12, 13 से ही शुरू करना है, तो हम इस पर ही आगे चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा सकूं अच्छी तरह, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि जहां भी नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? मुझसे पूछ लीजिए। पहले 12वें मंत्र को पढ़ते हैं, पढ़ के उसका अन्वय करते हैं, उसके शब्दार्थ को, शब्दों के अर्थ को समझते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, ठीक है? 12वां मंत्र वही एग्जैक्टली जो 9वां मंत्र था, एग्जैक्टली वही मंत्र, सिर्फ 2 वर्ड्स चेंज हैं बस। अंधतम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, वहां पर विद्याम उपासते था, यहाँ पर संभूतिम उपासते है। ततो भूय इव ते तमो य उ संभूतया रता, वहां पर अविद्या था, यहाँ पर असंभूति है, बस यही फर्क है, मंत्र वही है। अब उसका विश्लेषण थोड़ा सा करते हैं, अन्वय एक एक वर्ड को। अंधतमः घने अंधकार को, प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, प्रवेश करते हैं, जो यानी ये जो, असंभूतिम, अ प्लस सम प्लस भूतिम, मतलब इकट्ठा न होना, असंगठन, अलोन, अकेले रहना, संगठन के सपोर्ट में नहीं रहना, ये असंभूतिम है। उपासते, उसकी उपासना करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको महत्व देते हैं या उसके साथ रहते हैं। उपासते तत्, उससे, भूय अधिक, इव मानो या तरह से,
ते वे तमह अंधकार को, ये जो उ निश्चय से संभूत्याम, सम प्लस भूति यानी कि समुदाय में बंधना या समष्टिवाद कलेक्टिविज्म, रतः लगे हुए, आसक्त महत्व देने वाले, ये मंत्र और उसका अन्वय है। ठीक है जी, इसका 1 मिनट शब्दार्थ समझते हैं, फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जो असंभूति मतलब व्यक्तिवाद को, इंडिविजुअलिज्म को उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। और जो संभूति, समष्टिवाद, कलेक्टिविज्म इसमें रत रहते हैं, वो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे विद्या और अविद्या को पढ़ा था। इंग्लिश में इसको सुनते हैं, थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। डाउन इन द डार्केस्ट डार्क डू दे फॉल हु वर्शिप ओनली प्रीमोर्डियल प्रकृति, still deeper and darker do they fall who worship only the existential forms and are lost in therein. Existential forms और primordial प्रकृति, इस तरह से इसको समझाया गया है। अब इस पे आते हैं। असंभूति और संभूति, ये 2 वर्ड्स यूज हुए हैं इस मंत्र में, अगले में भी होंगे और तीसरे में भी यानी 14th में भी होंगे। हिंदी में कारण प्रकृति, कारण शरीर को असंभूति कहा है और कार्य प्रकृति को, सूक्ष्म शरीर को संभूति कहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे बढ़ सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो असंभूति या अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, असंभूति जो व्यक्त नहीं हुई, अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड की उपासना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वो अंधकार में विचरते हैं। और जो संभूति, व्यक्त, मैनिफेस्ट प्रकृति के में रमे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो और भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। जैसे कि पहले अविद्या और विद्या पर चर्चा हुई थी 9 to 11 में, एग्जैक्टली वही शैली फॉलो हो रही है। इसको समझते हैं कि संभूति और संभूति का अर्थ क्या बनता है यहाँ पर। अब एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हमको ये पता है, यहाँ पर प्रकृति का एग्जाम्पल यूज किया है। यहाँ पर इन मंत्रों में, 3 मंत्रों में प्रकृति का एग्जाम्पल यूज किया है और प्रकृति के द्वारा हमको अपने शरीर के ऊपर घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका एग्जाम्पल उसी के साथ जोड़ के यूज किया गया है। यानी कि जो शरीर है, ये सारा शरीर का सब कुछ हमारे को प्रकृति से मिलता है। तो जैसा हम कहते हैं कि जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, जैसा इस प्रकृति में है वैसा ही हमारे शरीर में है, हम ये मानते हैं। तो उसी के एग्जाम्पल्स को लेकर इन्होंने अपने इन मंत्रों को सजाकर अपनी बात समझाने की कोशिश की है। प्रकृति में व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट दोनों ही रूप होते हैं। उसको भी 1 सेकंड समझ लेते हैं कि जब प्रकृति मूल रूप में होती है, अपने बेसिक एलिमेंट्स में, उसको हम साम्यावस्था कहते हैं। वो अवस्था जब प्रकृति बननी शुरू नहीं होती, वो अवस्था जब वो शांत एकदम अपने अणुओं में, अपने एटॉमिक पार्टिकल्स में बैठी रहती है और वो वैसे ही रहती है, वो चलती नहीं, हिलती नहीं, कुछ नहीं होता उसमें, वो अव्यक्त है। अव्यक्त यानी कि हमारे सामने व्यक्त नहीं हुई, हम उसको ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसके बारे में जान पाते हैं, तो वो अव्यक्त है। जब ये प्रकृति बन जाती है, जिसको हम देख रहे हैं, चाहे वो सूरज हो, तारा हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, जो भी बनता है, चाहे पेड़ पौधे हैं, जो भी है, शरीर है, जो भी है, जब ये बननी शुरू हो जाती है तो ये प्रकृति व्यक्त हो जाती है, यानी कि मैनिफेस्ट, दिखने लगती है, हमको दिखती है। तो इस तरह से इन्होंने अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति का एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल को ये शरीर के ऊपर ढालकर अपनी बात को समझाना चाहेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब एक कॉन्सेप्ट व्यक्त और अव्यक्त का यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत डीप है, मैं उस पर भी 1-2 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा। तो ये पहले ये कहते हैं कि संभूति का अर्थ है प्रकृति की वो रूप जिसमें जगत के पदार्थ बन चुके हैं। संभूति मतलब पॉसिबिलिटीज, जब ये पॉसिबल हो गया है वो संभूति है। तो जब ये व्यक्त हो गया है
वो संभूति है। परमात्मा का तेज जिस अश्व अग्नि, जिसको कि हम अश्व अग्नि कहते हैं, उसको हम परमात्मा का जो तेज निकलता है, जो तेज डालता है, उसको हम अश्व अग्नि कहते हैं। अश्व अग्नि, वो अश्व अग्नि कहा है कि घोर शोर मचाती हुई तीव्र गति से अंतरिक्ष में फैले हुए सोए हुए साम्यावस्था के परमाणुओं पर लगाम की तरह आरूढ़ हो जाती है, चढ़ जाती है, और तब प्रत्येक परमाणु अपनी अपने अंदर उपस्थित त्रिगुणात्मक शक्ति, 3 गुणों की जो शक्ति उस परमाणु के अंदर होती है, उसका आविर्भाव होता है, यानी कि उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। तब कार्य जगत का बनना शुरू होता है। जब कार्य जगत का बनना शुरू होता है तो ये पॉसिबिलिटीज की अवस्था, यानी कि संभूति की अवस्था हो जाती है। इसके पहले की अवस्था, जबकि ये बनना शुरू नहीं होता, वो अव्यक्त अवस्था, उसको असंभूति कहा गया है यहाँ पर, यानी कि निर्माण से पहले, कार्य होने से पहले। अतः मंत्र कहता है कि जो केवल प्रकृति की साम्यावस्था जब वो व्यक्त नहीं हुई है, अव्यक्त अवस्था का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिफोर द क्रिएशन स्टार्टेड, असंभूति, अनएक्टिवेटेड परमाणु जो व्यक्त नहीं हुए, अव्यक्त, उसका प्रज्ञान प्राप्त करते हैं, वे अंधकार को प्राप्त होते हैं। और उसी तरह से जो प्रकृति के कार्य जगत को, उसके रूप को, व्हेन पॉसिबिलिटीज हैव ऑलरेडी बिगन, उस संभूति की उपासना करते हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश हो जाते हैं। ये मंत्र कह रहा है। पहले मंत्र को समझ लिया, अब इस पर आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जो प्रकृति के 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, वो मूल प्रकृति के रूप हैं। मूल प्रकृति वो रूप है, वो प्रकृति का वो फॉर्म है जो कि अनादि है, अनंत है। वो ना पैदा होता है, ना कभी खत्म होता है। वो जैसे परमात्मा और जीवात्मा है, वैसे ही वो भी है, परमानेंट है, कभी नहीं शुरू होता, कभी खत्म नहीं होता, ना मरता है, ना जीता है, ना कुछ होता है, उसका हमेशा रहता है। और व्यक्त प्रकृति जो है, जो कि हमको दिखती है, जिसको हम कार्य जगत कहते हैं, ये व्यक्त प्रकृति, ये सारा दृश्य, सारा जो हमारे सामने संसार है, ये सारा व्यक्त प्रकृति है। दोनों का बैलेंस्ड ज्ञान होना यही आवश्यक है। अगर कोई एक ज्ञान होगा तो वो भटकाने वाला होगा, अंधकार में ले जाएगा। दोनों का ज्ञान अलग अलग है, दोनों का अलग अलग ज्ञान है, मगर दोनों को जाने बिना पार नहीं पाया जा सकता। अब इस विचार को अगर हम शरीर पे घटा लेते हैं, अपने शरीर पर, तो असंभूति को यहाँ पर कारण प्रकृति और संभूति को कार्य प्रकृति के रूप से कहा गया है। आइए अब इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। हर एक कार्य का, जो भी कार्य होता है, हर एक कार्य का कोई कारण होता है, कॉज, कॉजल इफेक्ट। हर एक चीज का जो होती है उसका एक कॉज होता है, ठीक। हम कर्म की बात भी करते हैं तो हर कर्म का एक कॉज होता है, हर थॉट का भी एक कॉज होता है, हर चीज जो बनी हुई है उस चीज के बनने का कॉज होता है। थोड़े दिन पहले मैंने ये 3 चीजों में डिवाइड करके आपको समझाया था कि मटेरियल कॉज, एग्जीक्यूटिव कॉज और फॉर्मल कॉज, 3 कॉजेज हम हर चीज के मानते हैं। इसी तरह से प्रकृति का, जो हमको प्रकृति दिख रही है, जो व्यक्त प्रकृति हमारे सामने है, ये व्यक्त प्रकृति का कॉज उसका मूल प्रकृति है। यानी कि जो हमको दिख रही है, सारी दृश्य प्रकृति जो हमको दिखती है, मैनिफेस्टेड प्रकृति है, उसका कॉज जो है वो अनमैनिफेस्टेड एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये समझना होगा कि ये जो कॉज होता है हर चीज का, उसको हम कारण कहते हैं, कारण। और जो कॉज से बनता है, अनमैनिफेस्टेड से जो मैनिफेस्टेड रूप बनता है, अव्यक्त से जो व्यक्त रूप बनता है, उसको हम कहते हैं कार्य जगत, या कार्य बन गया, कार्य हो गया। तो कारण और कार्य, इन 2 पर हम चलते हैं। कारण समझ लीजिए, कार्य समझ लीजिए, फिर और इलेबोरेट करेंगे। तो अब ये समझ में आ गया कि जो कारण प्रकृति है, वो कारण प्रकृति मूल प्रकृति है, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी साम्यावस्था में पड़े रहते हैं, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, जब तक कि परमात्मा का तेज उनके ऊपर पड़ता है और वो एक्टिवेशन में आ जाते हैं।
करेक्ट। ये हो गया कारण। और कार्य प्रकृति वो हुई जो कि इन एक्टिवेशंस के कारण बननी शुरू हुई और बनती गई और बन गई है, हमारे सामने है, जिसको हम देखते हैं। सब कुछ, सारा जगत, सारा संसार जो भी हमको दिखता है, वो सारा का सारा उस कारण का कार्य है। वो कार्य प्रकृति के अंदर फॉर्म आ गया, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसी तरह से हम शरीर को कारण शरीर और कार्य शरीर समझ के चलते हैं, अपने शरीर को, हर प्राणी के शरीर को। अब नॉर्मली हम शरीर की 4 अवस्थाएं समझते और जानते हैं, जो कि हमारे वेदों में समझाई गई हैं। मैं चारों अवस्थाओं पे बात इस वक्त नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। 4 अवस्थाएं जो हैं वो है, एक तो स्थूल शरीर, सॉलिड बॉडी। दूसरी है सूक्ष्म शरीर, माइन्यूट बॉडी। तीसरी है कारण शरीर, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। और चौथी है तुर्रीय शरीर। ये 4 किस्म के शरीर माने जाते हैं। 4 किस्म की ही आत्माएं भी मानी जाती हैं, उनका भी ये चारों किस्म का रूप बनता है। ठीक है, ये चारों किस्म के रूप पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं समझा दूंगा आपको इन डिटेल्स कि कैसे कैसे होते हैं और क्या होता है ये। फिलहाल फॉर दिस मंत्र के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमको 3 शरीरों को समझना है। 3 शरीरों को। एक अव्यक्त शरीर। अव्यक्त शरीर कौन सा है? वो है कारण शरीर। और व्यक्त शरीर कौन सा है? वो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर, वो हमारा व्यक्त शरीर है। अब इन शरीरों को 1 मिनट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्थूल शरीर सबसे इजी समझना, फिजिकल बॉडी, जिस बॉडी में हम और आप बैठे हैं, मैं जिस बॉडी में बैठा हूं, जो बॉडी यूज कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर वो है जो इस स्थूल शरीर के अंदर बैठा काम कर रहा है। मतलब जो मेरा माइंड है, जो मेरा हार्ट है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी एट्रीब्यूट्स अंतःकरण की हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अभिमान और मन। ये चीजें आप नहीं देख पाते, मैं नहीं देख पाता, ये किसी को फिजिकली दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका अनुभव सबको होता है। एवरीवन नोज कि ये है मेरे अंदर। सबको पता है कि मेरे अंदर एक बुद्धि है, एक मन है, एक कॉन्शियस है, एक चित्त का बैंक है जो स्टोरेज का काम करता है, और अभिमान तो है ही है। तो जब ये सब पता है, लेकिन हम इसको फिजिकल बॉडी की तरह नहीं देख पाते, तो हम इसका नाम रखते हैं सूक्ष्म शरीर, माइन्यूट बॉडी। जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है ना। और जो कारण शरीर, अब कारण पे आ जाता हूं मैं। कारण शरीर वो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हमेशा ही नेचर में अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज करके मैं ये शरीर बनाता हूं, जिससे मेरा शरीर बनता है। इसको 1 मिनट और समझते हैं। यहाँ पर मुझे याद आ गया कि हमने जब भगवान कृष्ण पे बात की थी गीता में, तो वहां पर ये बात समझाई गई थी। वहां पर इस तरह से समझाई गई थी कि जब मोक्ष आत्माओं को एक शरीर धारण करना होता है, तो वो मोक्ष आत्माएं अपने पर्पस के लिए शरीर को चुन लेती हैं कि मुझको कौन सी शक्ति, कौन सी विभूति लेके जन्म लेना है, मुझको कैसा शरीर लेना है, ये वो चुन लेती हैं, सेलेक्ट कर लेती हैं। ये कहां से सेलेक्ट करती हैं? नेचर से, प्रकृति के अंदर से। क्योंकि वो प्रकृति की गुलाम नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति पर, जो मोक्ष आत्माएं होती हैं, वो प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो वो चुन लेती हैं। और क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो मास्टर होती हैं अपनी इच्छा की, अपनी डिजायर की, अपने रिक्वायरमेंट्स की। तो अपने इच्छा अनुसार प्रकृति में से वो एटॉमिक पार्टिकल्स चुनती हैं जिससे वो अपना शरीर बनाना चाहती हैं। क्लियर? ये कारण शरीर है। ठीक। इसको एक दूसरी तरह से समझते हैं। इसको यूं समझिए कि कहीं पर किसी एक बहुत बड़े गोडाउन में या कहीं पर आग लग गई, और आग लग के सब कुछ भस्म हो गया। अब जब वहां पर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज पहुंचती हैं, जिन्होंने आग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो क्या करेंगी? वो जाके सबसे पहले, सबसे फर्स्ट चीज उनको वहां पर गंध
मिलेगी, स्मेल। तो वो स्मेल को एनालाइज करके उसको नोट करेंगे, उस स्मेल को वो ट्रैप करके, इंट्रैप करके रख कर यूज नहीं कर सकते। करेक्ट? वो स्मेल अगर किसी कपड़े में, किसी और वस्तु में जुड़ गई तो वो स्मेल रहेगी काफी दिनों तक, वो समझा जा सकता है। लेकिन जो स्मेल हवा में है वो हवा के साथ बह जाएगी और वो स्मेल दोबारा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले वो वहां पर उस स्मेल को समझते हैं, समझकर उसको एनालाइज करके लिखते हैं कि इसमें यहाँ पर हमको केरोसिन की स्मेल आ रही है, उससे आग लगाई होगी, या गैस की स्मेल आ रही है तो पेट्रोल से आग लगी होगी, या कोई भी और चीज ऐसी जो भी उनको समझ में आए, या बॉम्ब से ब्लास्ट हो गया तो आग लगी होगी। वो स्मेल को पहला एनालाइज करते हैं। दूसरा, फिर वो किस चीज को एनालाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इसको पता करना कि आग कैसे लगी और क्यों लगी। फिर वो क्या करेंगे, अब समझ लीजिए कि वहां आग लगी है, तो आग लगने से धुआं उठा है, बहुत सारी चीजें धुएं में उड़कर हवा में बहकर खत्म हो गई हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक कालिख का रूप लेके, कार्बन का रूप लेकर आसपास की दीवारों में या किसी और जगह में जाके चिपक गई है। ठीक है ना? अब वो क्या करेंगे कि वो चिपकन को, जो चिपकी हुई चीजें, उसको स्क्रैप करके निकालेंगे, उतारेंगे, उतारने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे अपने लैब्स में जाके। जो धुआं उड़ के निकल गया, उस धुएं को एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो धुआं हवा में फैल गया, चला गया, दिखा जरूर मगर उसके बाद वो फैल गया। ठीक है? अब मोटे मोटे पार्टिकल्स तो हवा में से भी सक्शन करके कभी कभी एनालाइज हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें ये पार्टिकल्स हवा में हैं। करेक्ट? लेकिन बहुत मोटे तरीके तक वो पार्टिकल जो है वो माइन्यूट होते होते हवा में उड़ के फैल के खत्म हो जाते हैं। तो हमने जो स्क्रैप किया, उस दीवार में से जो कार्बन को निकाला, जो कालिख जो लगी हुई थी उसको निकाल के उतारा, उसको जब एनालाइज किया तो हमको पता चला कि इस बर्न्ट मटेरियल के अंदर इतना परसेंटेज तो लकड़ी है, और इतना परसेंटेज जो है वो कपड़ा है, और इतना परसेंटेज जो है वो लोहे का भस्म है। ये हमको पता चल जाता है ना? ठीक कह रहा हूं ना? जब ये पता चलता है तो हमको ये पता चलता है कि ये जो आग लगी थी, अगर ये 70-80 डिग्रीज तक होती तब तो ये कपड़े जल गए थे, मगर ये 200 डिग्रीज क्रॉस करी तब ये लकड़ी जल गई, और जब ये 600 तक पहुंची तो ये लोहा भी भस्म होके उसके भी पार्टिकल्स आ गए। सो एक हमको ये पता चला कि आग की इंटेंसिटी कितनी थी। फिर पता चला कि उन पार्टिकल्स में क्या क्या है। ये पता कैसे चला? ये पता इसलिए चला क्योंकि जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो अपना रूप तो बदल लिया उन्होंने, कोई लकड़ी जो थी वो लकड़ी जल गई, लेकिन उस पार्टिकल को एनालाइज करने से हमको ये पता चल जाता है कि ये लकड़ी का एटॉमिक पार्टिकल है, ये लोहे का एटॉमिक पार्टिकल है, ये कपड़े का एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि ये एटॉमिक पार्टिकल्स कारण पार्टिकल्स हैं, कॉजल पार्टिकल्स हैं, ये उस चीज का कारण है। ये पार्टिकल्स दोबारा कंबाइन करके वही लकड़ी बनाई जा सकती है जो लकड़ी जल गई थी। क्यों? क्योंकि ये उसका कारण पार्टिकल्स हैं जो हमेशा ही हवा में, एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में बैठे रहते हैं। उन्हीं में से बोरो होकर ये चीज अपना शरीर फॉर्म करती है। एम आई क्लियर? मैं समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं? अगर नहीं है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा पूरी की पूरी चीज को। ये कारण पार्टिकल्स, ये कारण पार्टिकल्स हमारा शरीर बनाते हैं। करेक्ट? अब ये हमारा शरीर कैसे बनाते हैं? ये जो कारण पार्टिकल्स होते हैं, ये कारण पार्टिकल्स सब जगह हर चीज में फैले होते हैं, खाद्य पदार्थों में, अन्न में, जो भी हम खाते हैं, पानी में जो हम पीते हैं, हर जगह वो पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स शरीर में जाकर, एक शरीर में जाकर कॉन्सेंट्रेशन में आकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो गर्भाधान होता है, और दूसरे शरीर में जाके ये पार्टिकल्स जो हैं ये सॉलिडिफाई होने शुरू होते हैं। जब ये सॉलिडिफाई होने, लिक्विफाई या सॉलिडिफाई होने शुरू होते हैं तो ये वो सारे के सारे कारण पार्टिकल्स बोरो करके ले चुके हैं, जो इन्होंने खाद्य पदार्थों से लिए, पेय पदार्थों से लिए, पानी से, जल से, लिक्विड से, सॉलिड से, जो फूड आइटम्स हैं उससे, हवा से भी, ऑक्सीजन से भी, सब चीजों से कारण पार्टिकल्स बोरो किए, तो उसने शरीर बनाना शुरू कर दिया। अब ये एक शरीर
उसके कारण पार्टिकल्स। हमको ये समझ में आ गया कि कारण पार्टिकल्स से शरीर बनता है, ठीक है। ये जब समझ में आ गया कि कारण पार्टिकल से शरीर बनता है, अब ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये एक जगह देखा था कि जो शरीर है ये डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि जैसे मोक्ष प्राप्त आत्मा ने कहा कि हमको इस किस्म का शरीर चाहिए, तो एक डेडिकेटेड कारण पार्टिकल्स को पिक करके वो शरीर बनता है। इसी तरह से हम सब का भी एक डेडिकेटेड कारण पार्टिकल्स है जिससे हम शरीर बनाते हैं। ऑब्वियसली कि जो डेडिकेटेड कारण पार्टिकल्स बर्ड बनाने के लिए पंछी का शरीर बनाते हैं, वही डेडिकेटेड पार्टिकल्स एक बंदर का शरीर तो नहीं बनाते, थोड़ा डिफरेंस तो है। उसी तरह से एक मनुष्य का शरीर, तो ये सब चीजें बनती हैं। वो कारण पार्टिकल्स जिससे ये शरीर बनता है, उससे उसको हम कारण शरीर कहते हैं। अब यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है, इनका मानना है कि हर एक मनुष्य का, हर इंसान का डेडिकेटेड कारण पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। मतलब जब मेरा शरीर भस्म हो जाएगा और जब मुझे आप आग में जला देंगे, भस्म हो जाएंगे, तो मेरे शरीर का जो भी अंग है वो सब जल के भस्म होके हवा में पार्टिकल्स बन के उड़ जाएगा। लेकिन वो कारण पार्टिकल्स मेरे कारण पार्टिकल्स ही रहेंगे, और मेरे कारण पार्टिकल्स जब मैं अगला जन्म लूंगा, जिस मर्जी फॉर्म में लूंगा, उसमें आके वो शरीर फॉर्म करना शुरू कर देंगे। वो मेरे कारण शरीर के पार्टिकल्स हैं, वो मेरा कारण शरीर है। इसी तरह जैसे प्रकृति के जो साम्यावस्था के अणु थे, जो कि अपनी जगह पड़े थे, जिन्होंने काम नहीं किया था, एक्टिवेशन नहीं किया, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो एक्टिवेट होकर वो कारण प्रकृति से कार्य प्रकृति बन जाते हैं। और कार्य प्रकृति जब बनते हैं तो क्या बनते हैं? कोई तो सॉलिड होके एकदम पृथ्वी बन जाता है, कोई सूरज बन जाता है, कोई हवा बन के बहता रहता है, कोई जल बन जाता है, कोई अग्नि बनता है, कोई आकाश बनता है, कोई पेड़ पौधा बनता है, कोई पत्थर बन जाता है, कोई समुद्र बन जाता है। ये सारे वो कारण पार्टिकल्स ही है ना, जो फॉर्म कार्य जगत में फॉर्म ले लेते हैं। तो ये कारण शरीर जो मेरा था, वो शरीर लेने के बाद उसमें से कुछ अंश स्किन बन गए, कुछ हड्डी बन गई, कुछ रक्त बन गए, कुछ मेरी आंखें बन गई। इसी तरह से वो पार्टिकल्स फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसको कार्य शरीर कहते हैं। कार्य शरीर, कारण शरीर, कारण प्रकृति, कार्य प्रकृति। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो अब जो कार्य शरीर है, वो कार्य शरीर क्योंकि सॉलिड स्थूल शरीर है, लेकिन उसको काम करने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत है। अब एक मिनट सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को भी समझ लेते हैं। सूक्ष्म शरीर, जब आत्मा एक शरीर के अंदर प्रवेश करती है, किसी भी शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है, तो आत्मा अपने साथ अंतःकरण चतुष्टय को लेकर प्रवेश करती है। वो उसके साथ चिपका रहता है। अंतःकरण चतुष्टय तब तक चिपका रहेगा जब तक प्रकृति के ऊपर हमारी किसी किस्म की भी डिपेंडेंस रहेगी। ये भगवान कृष्ण ने बताया था अपने मोक्ष वाले चैप्टर के ऊपर। जब तक हमारे शरीर को, हमारे अपने को, हमको, हमारी आत्मा को इस प्रकृति से कुछ भी चीज चाहिए, कोई भी डिपेंडेंस रहेगी, तब तक हमारा अंतःकरण चतुष्टय इसी तरह रहेगा। अंतःकरण चतुष्टय, चतुष्टय चार वस्तुएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, चित्त मेमोरी बैंक कॉन्शियस, अहंकार ईगो या प्राइड। ये चीजें हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी। ये आत्मा जो है ये इन चीजों से चिपटी रहती है, चिपकी रहती है। अगर मेरी जो आत्मा है वो किसी बंदर के, किसी पंछी के शरीर में जाएगी, तो भी ये चीजें चिपकी ही रहेंगी, और वहां भी मेरी इंडिविजुअलिटी इन चीजों के कारण ही होगी। जब ये मनुष्य शरीर में आएंगी तो ये बहुत ज्यादा प्रकट होकर सामने आ जाएंगी, और यही मेरी इंडिविजुअलिटी बनती है, मेरा व्यक्तित्व बनता है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। तो जो आत्मा है वो शरीर के अंदर जब स्थापित होती है, आती है,
तो वो शरीर के अंदर आकर ये अंतःकरण चतुष्टय को अपने साथ लेके आती है ताकि उसको काम करने में इजी हो। अगर उसके पास मन नहीं होगा, अगर उसके पास बुद्धि नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगी? आत्मा कैसे काम करेगी? इसीलिए इन उपकरणों को, इन टूल्स को वो यूज करती है। इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, जब शरीर त्यागने का वक्त होता है तो इस शरीर से जिस तरह आत्मा निकलती है, वो इस सूक्ष्म शरीर को अपने साथ चिपका के निकल जाती है बाहर, उसके साथ लिप्त होके बाहर निकल जाती है। तो अगर मैंने आपको कारण शरीर और कार्य शरीर के अंदर सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर आ जाते हैं, और कारण शरीर वो जो कि फॉर्मेशन में भी नहीं आया, समझा दिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इज इट ऑल राइट? इज इट क्लियर इनफ? मैं आगे बढ़ जाऊं या कि कुछ पूछना है इस पर तो पूछ लीजिए। नमस्ते पीयूष जी। जस्ट अ क्वेश्चन कि जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड, आपने कहा है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके कारण पार्टिकल्स if I understand remain in the environment. यस। ओके, नाउ यही पार्टिकल्स फिर अगले जन्म में वो शरीर जो भी धारण करती है आत्मा, तो उसमें ये कारण पार्टिकल्स फिर से आ जाते हैं। Am I correct in my understanding? जी। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य तो अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेता है, तो आज उसकी समझिए मृत्यु भारत में हुई, अगले बार उसका जन्म कनाडा में हुआ या इंग्लैंड में हुआ या रशिया में हुआ, चाइना में हुआ, जहाँ भी हुआ। सो ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे फॉलो करते हैं उस शरीर में जाने के लिए? जब ये बहुत माइन्यूट हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो माइन्यूट होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं और वायु के साथ बहते हैं। ठीक है, अब इसको 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पृथ्वी है, हमने आपने इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात कर ली है, वो सब के सब इसी पृथ्वी पर है। अब 1 मिनट के लिए आप इस पृथ्वी के साथ साथ ये समझिए कि हमने डिटैच होकर एक रॉकेट लेके हम ऊपर चले गए। हम ऊपर से देख रहे हैं कि जुपिटर भी दिख रहा है, पृथ्वी भी दिख रही है, सैटर्न भी दिख रहा है, सूर्य भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। थोड़े और ऊपर गए तो हमारे को इस किस्म की 7 सृष्टियां और दिख रही हैं, जिनके अपने अपने 7 अलग अलग सूर्य हैं, अलग अलग पृथ्वियां हैं, अलग अलग जुपिटर्स हैं। अब उस व्यू से अगर आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए कि ये पार्टिकल्स जो सब जगह फैले हुए हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कितना डिफरेंस नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। नहीं नजर आएगा। इसीलिए इन पार्टिकल्स को, एटॉमिक पार्टिकल्स जो सारी पृथ्वी में, सृष्टि में फैले हुए हैं, सारी की सारे यूनिवर्स में, सारे सिस्टम में फैले हुए हैं, उनको ट्रैवलिंग टाइम की इश्यू नहीं होती, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है। वो सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, उनको ट्रैवलिंग की इश्यू नहीं होती। वो इतने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि वो बड़े आराम से फ्लो करके ट्रैवल कर सकते हैं। जी। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं इस पर। यूसी एक प्रश्न है जी। अभी आपने बताया सूक्ष्म शरीर और आत्मा, तो जी। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर को भी साथ में ले जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उसमें थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर वो होता है जो कि ये 4 चीजों को, जो हम फिजिकली नहीं देख सकते, उनको फॉर्म करके एक शरीर बन गया है। वो शरीर वो है जो हमको दिखता नहीं है, ठीक है ना? हमको जीवात्मा दिखती नहीं है, हमको किसी की भी जीवात्मा नहीं दिखती, मगर हम सबको पता है कि जीवात्मा है। हमको पता है कि एक सोल है जो बॉडी के अंदर रहती है। वो एक चींटी के अंदर भी रहती है, एक पंछी में भी रहती है, एक आदमी में भी रहती है, सब में रहती है। वो सोल नहीं होती तो वो मर जाती है, शरीर मर जाता है। ये तो हमको पता है, हम उसको देख नहीं पाते। उस सोल को अपना काम करने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत होती है,
कुछ भी काम करने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत होती है, वो शक्तियां तो शरीर में होती हैं या उपकरण होते हैं, मगर जो माइन्यूट शक्तियों की जरूरत है उनको काम में लाने के लिए हमारे पास एक टेबल फैन तो है। वो टेबल फैन हमको पता है कि हमको हवा देगा, लेकिन हमको इस टेबल फैन को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। वो इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखती नहीं है, लेकिन वो फ्लो होती है और वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि वो पंखा चलेगा। इसी तरह से शरीर जब चलेगा तो उसको चलाने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जीज चाहिए वो ये अंतःकरण चतुष्टय प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बिकॉज ये शरीर का एक पार्ट है मगर माइन्यूट है, दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। 4 के अंदर बाकी बहुत सारी और चीजें भी जुड़ जाती हैं, साथ ही अंडर इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन ये 4 एसेंशियल पार्ट्स कैटेगरीज जिसको हम कहते हैं वो होती हैं। हर आत्मा इनको अपने साथ रखती है अपने अगले शरीर में जाके काम करने के लिए। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल इंसान अलग इंसान होता है, क्योंकि उसके अंदर ये 4 चीजें जो हैं इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एकदम एकदम यूनिक रहता है। वो यूनिक रहने के कारण ही 2 सगे जुड़वा भाई भी एक दूसरे की तरह नहीं होते, वो अलग होते हैं। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये जो 4 चीजें अपने शरीर के अंदर आई हैं, ये 4 चीजें एक किस्म की शक्तियां हैं, एक किस्म के वो अदृश्य इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी फॉर्म्स हैं जिसकी हमको जरूरत है काम करने के लिए। इसको हम सूक्ष्म शरीर का नाम देते हैं कि ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर के अंदर आएगा तभी हमारा स्थूल शरीर काम करना शुरू करेगा। जो पंखा है, पंखा तो है, सॉलिड है, स्थूल है, वो काम तभी करेगा जब उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी आएगी। ठीक इसी तरह जब हमारे शरीर में ये सूक्ष्म शरीर आएगा जो कि आत्मा अपने साथ लेके आती है, तभी ये काम करना शुरू करेगा। थोड़ा क्लैरिफाई हुआ क्या? हाँ, तो मन, बुद्धि, अहंकार और चौथा क्या बताया आपने? चित्त। चित्त। चित्त मतलब कॉन्शियस, यानी कि कॉन्शियस का बैंक, मेमोरी बैंक और कॉन्शियस। समझ में आ रही है बात? थोड़ी बहुत, धीरे धीरे समय लगेगा। अच्छा, अभी और कंफ्यूजन है? हाँ जी। मैं ये सोच रही थी मेरे दिमाग में, जैसे आप कह रहे हो ना कि वो लाइक पीपल से कि ये जो पोता है ये बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर जैसा है, इसमें वही बातें हैं सारी, वही दिखता है सब कुछ, चेहरा भी वैसा है या वॉट एवर तो वो सारा कुछ जो आकार जो उस ग्रैंडफादर के जाने के बाद, क्या वो पॉसिबल है कि वो आ जाता है दूसरे इंसान में भी? नहीं देखो, नहीं देखो, जो शरीर है वो आफ्टर ऑल तो शरीर जो है उसकी जो रंग है, शेप है, शक्ल है, वो तो माँ या बाप से मिलती है, ठीक है ना? चाहे वो एनिमल शरीर है, एनिमल का जो कुत्ते का शरीर है वो भी उसको शरीर, शक्ल, सूरत तो उसी से मिलती है कि ये भाई पोमरेनियन है तो पोमरेनियन का बच्चा पोमरेनियन ही लगेगा। वो शरीर, शक्ल, सूरत तो उसको अपने माँ बाप से, पेरेंटेज से मिलती है। इसी तरह से जो फेशियल रिजेम्बलेंसेस हैं वो भी तो माँ बाप से मिलती हैं, उन जीन्स में से आती हैं। ये जीन्स की थ्योरी है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को ग्रैंडफादर के जीन्स मिले हुए हैं ना अपने फादर के थ्रू, तो उन जीन्स से मेरे को शक्ल मिलती है, सूरत मिलती है। लेकिन जो शरीर का मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट है, जिसने शरीर को बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो कारण शरीर है, वो एटॉमिक पार्टिकल्स कारण शरीर है। उसकी शक्ल कैसी बन गई डजंट मैटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो छोटा सा चूना जो है वो हमने चूना ले लिया है, उसको हमने ढाला किस तरह से है, हमने उसको एक मास्क बना दिया है या एक उसका घड़ा बना दिया है या उसका एक वाटर पॉट बना दिया है, तो दूसरी बात है ना, पार्टिकल्स तो वही हैं। तो कारण शरीर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो एटॉमिक पार्टिकल्स वही हैं। इसीलिए पर उसको हमने ढालना जब है तो माँ बाप के गर्भ में जब मैं गया हूं तो उसके अंदर मुझे उनकी शक्ल मिलनी है, ये जरूरी है। उसके जैसा शरीर, उसकी जैसी शक्ल मिलेगी, ठीक है, ये होना जरूरी है। लेकिन एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे मेरा कारण शरीर बना है वो तो वही है ना, द सेम वन दैट वाज देयर बिफोर आल्सो।
वो कारण शरीर बोरो करके ही मैंने उस एटॉमिक पार्टिकल्स को बोरो करके ही मैंने अपना शरीर फॉर्म किया है। शक्ल सूरत रंग वगैरह वो सब दूसरी है, वो अलग आ गई, बिकॉज वो माता पिता से मिल गई मेरे को। ठीक है, डू आई आंसर? हाँ, तो कई दफा तो लोग कहते हैं कि दिमाग, आई मीन इवन द चित्त एंड मन भी सब वैसा ही है जैसा उनका था, हाँ लाइक वो तो गुण है, भी वैसे ही है, गुण भी हाँ वही है। हाँ बिल्कुल होता है, हाँ हाँ। तो हमारा जब सिमिलैरिटी होगी तभी तो हम लोग एक दूसरे से, आत्मा उस किस्म के शरीर में जाने के लिए उत्सुक रहेगी और वो उस शरीर में जाएगी जहां पर उसको अपने तरह की चीजें या अपने डिजायर की चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये भी तो है ना। मैं कहता हूं ना, मैंने कहा है पहले भी, शायद इस प्लेटफॉर्म पर ही कहा है कि अपने अपने जन्म के पीछे की बातों पर जरा ध्यान देके सोचना चाहिए कि मुझे ये जन्म क्यों मिला है, मुझे यही माँ बाप क्यों मिले, मुझे इसी किस्म की परिस्थिति क्यों मिली। जब इस पर इन्वेस्टिगेटिव तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि मेरे अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो इस चीज को तलाश कर रही हैं या कर रही थी, तो मुझे ये जन्म मिला। और इस वक्त मैं क्या तलाश कर रहा हूं कि मुझे अगला जन्म कैसा मिलने वाला है। इस पर जब चिंता मनन करेंगे तो अपने जाने वाला रास्ता, जहां जाना है वो भी क्लियर सामने आ जाएगा, और जहां से आए हैं वो भी क्लियर सामने आ जाएगा, बहुत क्लियरली सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये चिंतन मनन का विषय है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ के ये 12वें को भी खत्म कर लूं, तो हम कल 13-14 पे उठा लेंगे बातें, और मैं फिर इसको फिर से समझाऊंगा दोबारा और फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा दोबारा समझने की जरूरत है। ठीक। तो हर कार्य का एक कारण होता है, ये हमने देख लिया। कॉज कहते हैं जिसको, या हम उसको कॉजल शरीर कहते हैं, कारण शरीर। और एक फिजिकल शरीर होता है। हमारा कॉजल शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर जिसमें प्रकृति के माइन्यूट एटॉमिक पार्टिकल्स बने रहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी बना रहता है, वो हमारे नॉर्मल शरीर में माइन्यूट एटॉमिक पार्टिकल के साथ, अंतःकरण चतुष्टय के साथ आकर कार्य शरीर बना लेता है। तो एक कारण शरीर, एक कार्य शरीर। ठीक इसी प्रकार प्रकृति में भी घटता है, यही चीज प्रकृति में घट रही है, इसी तरह से ये संसार बनता है। इस मंत्र का यही अभिप्राय है, कहने की शैली वही है जैसे कि हमने विद्या अविद्या में देखी थी। असंभूति और संभूति, इन दोनों को समझना पड़ेगा, अपने कारण शरीर को और अपने कार्य शरीर को, इन दोनों को समझना पड़ेगा। कारण प्रकृति को और कार्य प्रकृति को, दोनों को समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ नॉलेज। असंभूति, संभूति को कभी कभी हम असंभव भी कहते हैं। असंभव का मतलब हो गया नो मोर पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि जब मृत्यु शरीर की हो जाती है तो सारे पॉसिबिलिटीज अंत हो जाती हैं, तो वो असंभूति हो गई। जब शरीर की मृत्यु हो गई तो पॉसिबिलिटीज का अंत हो गया, तो वहां पर भी इसको असंभूति कहा गया है, यानी कि ऑल ओवर। अब जो लोग, ऐसी मान्यता वाले लोग जो होते हैं, जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, वो समझते हैं बस शरीर ही सारा कुछ है, मेरी आत्मा शरीर का ही हिस्सा है और शरीर ही सब कुछ है, उन लोगों को मृत्यु के समय बहुत ज्यादा भय, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि ये भय का कारण बन जाता है उनके लिए। भय के कारण में से किस तरह उभरना, उसको भय नहीं समझना, ये 14th मंत्र में बहुत डिटेल से समझाया गया है। जब मैं 14 पे बात करूंगा तो बहुत प्यार से इस बात को आपको समझाऊंगा। लेकिन मृत्यु तभी सताती है जब हम अंधकार में बैठे रहते हैं, तब जब हमको लगता है कि सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज ओवर, तो हमको मृत्यु का भय रहता है, मृत्यु शरीर को हमारे को सताती है। अब इस शरीर पर, प्रकृति पर जो भी क्रिएटेड है, वो सिर्फ ये शरीर की उपासना करने वाले लोग उस अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं, और जो इस शरीर को समझते ही नहीं कुछ, और वो केवल ही केवल अव्यक्त की पूजा करते हैं, वो भी अंधकार में चले जाते हैं। अगले 2 मंत्रों में भी इसको और डिटेल में समझाया गया है, इसको इंडिकेटेड किया गया है और बताया गया है। व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड, अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड। व्यक्त शरीर संभूति, अव्यक्त शरीर असंभूति। ठीक है, व्यक्त शरीर कार्य शरीर,
कार्य जगत, अव्यक्त शरीर, कारण शरीर, कारण जगत। ठीक है, इन पैरेलल्स को समझने के बाद अब हम 13-14 पर आएंगे। मैं 13 पर अभी है 10 मिनट, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना नहीं तो मैं 13 को स्टार्ट कर सकता हूँ, और अगर कुछ पूछना है अभी भी तो पूछ लीजिए, फिर 13 को कल पकड़ लूंगा। और 13-14, 13 भी छोटा मंत्र है और 14 इन डिटेल है, तो 14 पर हम डिटेल में बात करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीकेंड और दे दूंगा, मगर इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बिना समझे इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका ज्ञान प्राप्त किए बिना हम इस बात को, इस उपनिषद को नहीं समझ सकते। ये बहुत जरूरी है। तो अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए मुझसे, या क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो फिर पूछ लीजिए। हाँ जी केतु जी। मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे संभूति जो डायमेंशन है और असंभूति जो डायमेंशन है, दोनों में अंधकार को प्राप्त किया जाता है ना? नहीं, ये नहीं कहा गया। कहा यह गया है कि किसी एक का ही ज्ञान अगर आप लेने के लिए तत्पर रहते हैं तो वो रास्ता अंधकारमय है, तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि आप दोनों का बैलेंस्ड ज्ञान नहीं प्राप्त करते, आप अंधकार में ही रहेंगे। दिस इज द मैसेज। Okay, so there is a balance has to be done on that. करेक्ट, संभूति और असंभूति का बैलेंस बहुत जरूरी है। Okay, good. धन्यवाद, thank you. इनका मीनिंग कलेक्टिव इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म क्यों कहा गया है? वो कलेक्टिविज्म ये है जो कि असंभूति, मतलब जो संभूति है या असंभूति है, उसको समझ लीजिए कि कलेक्टिविज्म वो है जो कि सारी चीज को इंट्रैप एक साथ लेकर समझाता है। यू कैनॉट पिक अप जस्ट वन एंड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट वन व्यक्तिज्म, इंडिविजुअलिज्म। यू हैव टू टेक द होल थिंग इन द बिग पिक्चर, कि आपको सारी प्रकृति और प्रकृति की कार्य समझना पड़ेगा, उसका कारण समझना पड़ेगा, तो आपको बात समझ में आएगी। कोई एक पर्टिकुलर को समझकर आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इस तरह से इसको समझाया गया है। इस तरह से यह भी समझाया गया है कि जो प्राइमोर्डियल प्रकृति है और जो एग्जिस्टेंशियल फॉर्म्स हैं, इन दो को कलेक्टिव और इंडिविजुअल में डाल दिया गया है कि एग्जिस्टेंशियल फॉर्म्स जो हैं वो व्यक्तिगत हैं, वो इंडिविजुअल हैं, और जो प्राइमोर्डियल प्रकृति है वो कलेक्टिव है, क्योंकि वो कारण है, वो सभी को प्रोड्यूस करती है। एवरीथिंग इज बोर्न आउट ऑफ दैट। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ समझ आया इसमें? तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। पहले तो ये बात है कि सबसे पहली कि कारण और कार्य, कारण शरीर, कार्य शरीर, कारण प्रकृति, कार्य प्रकृति, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ तरीके से समझ लीजिए, तो ही हम अगले मंत्रों को समझ पाएंगे। और अगले मंत्रों में बहुत बहुत अच्छी गहरी विद्या दी गई है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है, बड़ा मजा आएगा उसको सुन के। तो इसमें पहले यह समझ लीजिए कि जो कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति है, जो कारण शरीर और कार्य शरीर है, वो समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, पहले उस पर आ जाइए। अगर नहीं आया है तो मैं फिर नेक्स्ट कल जब शुरू करूंगा तो ये कारण और कार्य पर एक बार फिर चर्चा करके फिर समझाने की कोशिश कर दूंगा। आई विल डू इट वन मोर टाइम। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कार्य का एक कारण होना जरूरी है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कोई बिना कारण नहीं होता कोई कार्य। तो कारण होना बहुत जरूरी है और कार्य तभी होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को मैन्युफैक्चर्ड चीजों में भी समझना पड़ेगा, प्रकृति में भी समझना पड़ेगा, अपने शरीर के ऊपर घटा के भी ये समझना पड़ेगा कि मेरे शरीर का एक कॉजल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है, एक माइन्यूट बॉडी है और एक कॉजल बॉडी है। ये समझना पड़ेगा। वो कॉजल बॉडी के बिना ये बॉडी बन नहीं सकती। ठीक है, ये समझ में आ गया?
वो पार्टिकल्स जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, उनके बिना मैं मट्टी बना के उसका घड़ा नहीं बना सकता। मैं क्ले फॉर्मेशन नहीं कर सकता जब तक कि वो पाउडर मेरे को क्ले का नहीं मिलेगा। ये क्ले का जो पाउडर है वही उसका कॉज है, कारण है। इसी तरह से जो मेरे अंदर शरीर बन रहा है, ये सारा शरीर का एक कारण है, कॉज है। वो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो जुड़ते हैं एक साथ और मुझको बनाते हैं। वो मेरा कारण शरीर है, और वो मेरा डेडिकेटेड कारण शरीर है, जो मैं बोरो कर करके हर बार जन्म लेते समय ले आता हूं साथ। ठीक है, ये क्लियरिफाई करनी पड़ेगी बात अपने अंदर। समझ आ गई है? नहीं भी आ गई है, मैं कल फिर इसको एक बार पिक कर लूंगा। कोई भी इस पे और प्रश्न होगा तो कल मुझसे आप फिर पूछ लीजिए। अभी चाहते हैं तो अभी भी अगले 4-5 मिनट 6 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं अभी भी, बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट मंत्र। मैं कल ही करूंगा अब अगला मंत्र, पर उसके पहले अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये कारण कार्य को बिल्कुल क्लैरिफाई करके अपने अंदर बैठा लीजिए, एकदम क्लैरिफाई करके बैठा लीजिए। हर शरीर के अंदर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, फिजिकल सॉलिड बॉडी और माइन्यूट बॉडी, इन चीजों को हम सब जानते हैं, फील करते हैं, और हमको एहसास है, हमको पता है कि ये हमारे पास है। हम सबको पता है कि मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो काम कर रही है। मेरे शरीर के अंदर एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, एक कॉन्शियस है जो कि मेमोरी बैंक है। ये हमको पता है। यही चीजें मेरे एटीट्यूड्स को, मेरी हर बात को मोल्ड करती हैं, मेरे कैरेक्टर को मोल्ड करती हैं। दे मेक मी व्हाट आई एम एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। ये हम सबको पता है। इनका हमने सिर्फ नाम दिया हुआ है अलग अलग। एक स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, और एक सूक्ष्म शरीर माइन्यूट बॉडी, और इन सब का जो ओनर या कि एग्जीक्यूटर है वो हमारी आत्मा है, सोल है, जो कि इनको पकड़कर हमारे अंदर काम करती है। वो निकल जाती है तो शरीर खत्म हो जाता है, फिर शरीर काम नहीं करता। ठीक है ना? इतनी बात क्लैरिफाई हो गई? मुझे एक ज्यादा? चीज हाँ जी, पूछनी है हाँ जी। कि जैसे वो चित्त है जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं या मेमोरी बैंक कहते हैं, तो ये जो हमें कई लोगों को, कई बच्चों को इनफैक्ट पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। सो इज दिस the consciousness that comes into picture and that is activated in some ways? नहीं, ये ठीक है, आपका क्वेश्चन काफी हद तक वैलिड है यहाँ पर, लेकिन उस पर जाएंगे तो हम डिग्रेस कर जाएंगे अपने टॉपिक में से। तो ये सब जो कारण और कार्य शरीर है ना, उसमें से हम थोड़ा हट के अलग दूसरी सब्जेक्ट्स पे चले जाएंगे। उस पर फिर कभी बात कर लूंगा जरूर। आई विल गिव यू अ प्रॉपर आंसर एंड विल टॉक अबाउट इट पॉजिटिवली। ठीक है, पर अभी मैं करूंगा तो ये थोड़ा हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नो वरीज। तो इन चीजों को ध्यान में रख लीजिए, कारण शरीर को, कार्य शरीर को, इसकी जो थॉट्स हैं उसको दिमाग में रखिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको दिमाग में रखिए। इसके ऊपर अगले 2 मंत्रों को बात करेंगे। इन पर फिर कोई अगर प्रश्न होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई जरूर होने चाहिए दिमाग के अंदर। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज इसी पर यहाँ पर एंड कर लेते हैं। सबको मेरी नमस्ते, फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आई हैवंट मेड इट टू कंफ्यूजिंग एंड टू सीरियस और डीप। मैं अपनी तरफ से चेष्टा करता हूं कि सब बातें सिंपल तरीके से समझा सकूं, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड टेकन इट ऑल राइट। वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। No, it's अब very कल good. इस पे बात चर्चा फिर शुरू करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम ठीक रखिएगा, तभी बात बनेगी। ठीक है जी? Yeah, thank you, Priji. Thank you. Namaste, नमस्ते, everybody. नमस्ते टू एवरीबॉडी। नमस्ते।